ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू अकबर क्लासेस यूट्यूब चैनल। अब तक हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरी तरह पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10th। ठीक है, इसके बारे में पहले से भी आपको कुछ आइडिया था और क्लास 10th में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत टाइप्स के रिएक्शंस पढ़े। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो गया रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तो बहुत सारी चीज़ें क्लास 7 की, क्लास 8 की, क्लास 9 की रिपीट होंगी। तो इससे आपको बोर नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी। नई चीज़ें ऐड होंगी तो सिर्फ हम नई चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, हमें पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए नई चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आप क्लास 7th में एक चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, वो था केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बारे में। कुछ आइडिया आपको क्लास 7th में पता चल गया। ये क्लास 7th में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। उसी तरह से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी क्लास 7th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और तीसरा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसको आप क्लास 8th में स्टडी किए। यानी कि ये तीनों चैप्टर का ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन पता है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें, कुछ एग्जांपल्स आपको पता है। क्लास 10th में हम इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा, आपको केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी आइडिया था, लेकिन क्लास 10th में आप इसको एलाबोरेट किए, इसको डिटेल पढ़े। ठीक है, उसी तरह से आप नेक्स्ट चैप्टर जो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये क्लास 7 से रिलेटेड ही है। वही सारी चीज़ें फिर से आएंगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको। तो आपको पेशेंस रखना है। क्लास 7 की चीज़ें भी रिपीट हो जाएंगी और 10th का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है। अब क्लास 10th में जाहिर सी बात है उसमें कुछ चीज़ें और डिटेल होंगी और भी कुछ चीज़ें उसमें जुड़ेंगी। बाकी जो दो नए चैप्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और दूसरे का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी में आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर आपका नया है, पूरी तरह से नया है क्लास 10th के लिए। यहाँ से आपका एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होगा। उससे पहले जो चीज़ें हैं वो आपका रिलेटेड चीज़ें हैं प्रीवियस क्लासेस का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या होगा? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जो ही मैं एसिड बोलता हूँ आपके जहन में एक वर्ड आने लगता है, एक शब्द आने लगता है, और वो शब्द है, इसको हिंदी में आप कहते हैं खट्टा। एसिड बोलते ही क्या आपके जहन में आने लगता है कि कोई चीज़ है जो खट्टा है ना? क्योंकि आप सबको पता है कि एसिड का स्वाद कैसा होता है? सार होता है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, आप सबको पता है। चैप्टर का नाम पहले हम लिख लेते हैं। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, सब के बारे में आपको ऑलरेडी कुछ कुछ बातें पता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। एसिड, एसिड टर्म एक लैटिन वर्ड या फिर ग्रीक वर्ड कुछ लोग कहते हैं, एसिडस से आया है, विच मीन्स टू हैव अ सार टेस्ट। यानी कि एसिड का लिटरल मीनिंग ही क्या है? एसिड कौन से वर्ड से आया है? फ्रॉम ग्रीक वर्ड एसिडस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मीन्स टू हैव सार टेस्ट। ये बात आप पहले भी बहुत से बच्चों को पता है कि एसिडस का लिटरल मीनिंग क्या है ग्रीक भाषा में? सार टेस्ट, खट्टा स्वाद। ठीक है, अब एसिड जो है, जितने सारे एडिबल सब्सटेंसेस है, अगर वो खट्टा है, सार टेस्ट में है, इफ़ दे आर सार इन टेस्ट, इट मीन्स दैट एडिबल सब्सटेंस, दैट फूड कंटेन्स एसिड। जैसा कि आप नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है, सार होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि नींबू में एक एसिड है। इसी तरह से आप दही खाते हैं, दही कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब संतरा खाते हैं, आप मौसम्बी खाते हैं, जितने सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, अगर उसमें कोई खट्टा स्वाद है, दैट इज़ इफ़ दे हैव एनी सार टेस्ट, इट मीन्स दे कंटेन बेसिकली acids. Why? Acids are the substances that are responsible for the sour taste of any kind of food.
कोई भी फूड है, कोई भी भोजन है आपका, अगर वो खट्टा है इसका मतलब उसमें एसिड है, और एसिड को हम लोग उर्दू में कहते हैं तेज़ाब। आप इस वर्ड को भी सुने होंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं अम्ल। ये आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं एसिड्स आर दी, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, हम बता रहे हैं एसिड्स आर दी substances which are responsible for the sour taste of foods item। अब ये फूड आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, चाहे फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो या फिर और कोई दूसरी चीज़ हो, अगर वो कैसा है, सार है, तो उसमें क्या होगा, एसिड्स होगा। मतलब एसिड्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सार टेस्ट ऑफ फूड्स। सिंपल सी बात है। अब कौन कौन से फूड है जिसमें एसिड होता है, तो कुछ एसिड्स, वो सारे एसिड्स जो फूड आइटम में पाए जाते हैं, ऐसे एसिड्स को हम लोग नेचुरल एसिड्स कहते हैं, या फिर ऐसे एसिड्स को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि फूड आइटम में जो एसिड होता है उस एसिड को लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि फूड आइटम्स जो होते हैं जनरली प्लांट्स और एनिमल्स के से बिलोंग करता है, इसीलिए ऑर्गेन से ऑर्गेनिक एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग जानेंगे और उसका सोर्स को जानेंगे हम लोग। ये आप याद रख सकते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, आप इसको OC में लिख रहा हूँ, है ना, और इसका सोर्स किस में ये पाया जाता है। बहुत ही कॉमन नाम मैं लिखूँगा, इसमें से मैं सबसे पहले लिखना चाह रहा हूँ एसिटिक एसिड। कितने लोग इसका नाम सुने हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक और नाम है, इसको कुछ लोग कहते हैं इथेनॉइक एसिड। नाम से आपको परेशान नहीं होना है, मैं नाम लिखना सिखाऊंगा। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव अ स्पेसिफिक रूल टू गिव देयर नेम। तो नाम लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं विनेगर में पाया जाता है, और विनेगर आपको पता है क्या होता है, लेकिन इस लेक्चर में, इस क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट में विनेगर को हम लोग डिटेल भी करेंगे। दूसरा एक एसिड है जिसका नाम है मिथेनॉइक एसिड, या फिर इसका नाम, एक कॉमन नाम पहला लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मिक एसिड। इसको कुछ लोग कहते हैं मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनॉइक एसिड। मैं फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका ये किस में पाया जाता है, चींटी या फिर आपका जो मधुमक्खी है उसके डंक में पाया जाता है, एंट बाइट, या फिर जितने सारे जो काटते हैं अगर उससे आपको एक बर्निंग सेंसेशन होता है, दैट बर्निंग सेंसेशन इज़ बिकॉज ऑफ एसिड, ठीक है। क्योंकि एसिड्स का एक और ख़ास बात है कि एसिड्स आर जनरली कोरोसिव इन नेचर। जब हम लोग उसके जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे एसिड्स का, उसमें देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसमें पाया जाता है, बाइट ऑफ एंट बाइट्स या फिर मधुमक्खी के बाइट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, सबको पता है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि जब मिल्क खट्टा हो जाता है, सार मिल्क, और सार मिल्क ही अगर इसको हम लोग अच्छा से सार बनाते हैं तब ये हो जाता है। इसी को लोग कहते हैं दही, जिसको आप कहते हैं कर्ड, ठीक है। इसके अलावा आपका है ऑक्सैलिक एसिड, सोर्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स क्या होगा, टमाटर है मेरे ख्याल से। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, दैट इज़ टोमेटो। टोमेटो में आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह से और भी कुछ सोर्सेज, मैलिक एसिड है जो एप्पल में पाया जाता है। मैलिक स्पेलिंग नाम का भी थोड़ा सा, मैलिक एसिड ये आपका ग्रीन एप्पल में पाया जाता है। ग्रीन एप्पल खाने में बहुत ही खट्टा होता है, आप देखते होंगे अगर खाए हैं तो, ठीक है। ये आप कुछ सोर्सेज हैं, आप इसको लिख सकते हैं। और भी मैं कुछ लिखा रहा हूँ आपको,
इसके अलावे यूरिक एसिड, यूरिक एसिड एक्चुअली यूरिन में पाया जाता है। इसके अलावे आप लिख सकते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इतने सारे ग्रीन लीव्स होते हैं, जैसा कि आप पालक बोलते हैं, पालक में पाया जाएगा ये, किसी तरह के साग वगैरह में पालक, ठीक है। पालक मैंने हिंदी लिखा है, इसका इंग्लिश जो भी आप लिख लेंगे। इसके अलावे आप जानते हैं ऑलिक एसिड, OLEIC, ऑलिक एसिड, ये ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। एक तो मैं भूल ही गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सिट्रिक या फिर साइट्रिक एसिड लोग इसको कहते हैं। ये साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। फिर सिट्रस फ्रूट, कौन कौन सिट्रस फ्रूट्स है इसमें? आपका ऑरेंज आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा ग्रेप आ जाएगा, इसमें आपका लेमन आ जाएगा। दीज आर दी साइट्रस फ्रूट, ठीक है। संतरा खाए होंगे आप। ये सब क्या है? लैक्टिक एसिड हो गया आपका, मैलिक एसिड हो गया आपका, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। अब ये ब्यूटायरिक एसिड एक्चुअली पाया जाता है रैनसिड बटर में, रैनसिड बटर। अब रैनसिड बटर क्या है? ऐसा बटर जो ख़राब हो जाता है, वही रैनसिड बटर। आप लोगों को पता है रैन एसिडिटी, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। रैन एसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड आइटम्स ख़राब हो जाते हैं, खट्टा हो जाता है, उसमें एक अजब सा स्मेल आने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैनसिड बन गया। उस प्रोसेस को रैनसिडिटी बोलते थे। तो जब ब्यूटायरिक एसिड किसी सब्सटेंस में आ गया, वो अगर वो बटर है, बटर में अगर ब्यूटायरिक एसिड बन गया मतलब वो रैनसिड बन गया, मतलब वो ख़राब हो गया। दीज आर सम ऑफ दी ऑर्गेनिक एसिड्स। इसको आप ऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं क्योंकि इसका सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक सोर्स है, इसलिए इसको कुछ लोग ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप नेचुरल एसिड्स भी कह सकते हैं। इसको लैब में नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिक बात क्या समझ में आई? कितने सारे एसिड्स होते हैं? एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉर टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स, ओके। अब इसके दूसरे अगर आप देखेंगे, एक दूसरा बेस जिसको कहते हैं, बेस रिस्पॉन्सिबल होता है बिटर टेस्ट के लिए, ठीक है। बेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर टेस्ट, बेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर टेस्ट। आप लिख सकते हैं बेस के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन। हम लोग अभी पूरी तरह प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसीलिए चीज़ें अभी आसान सी लगेंगी आपको। बेसिस के बारे में अगर बात किया जाए, एसिड जिस तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सार टेस्ट के लिए। तो आप बोलेंगे बेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर टेस्ट, ठीक है। अब एक सवाल एनसीईआरटी ने कहा है, इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी आप लोग जानते हैं, व्हाट इज़ एसिडिटी? अब लोग रिच खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, रिच खाने के बाद एसिडिटी फील करता है लोग, बहुत ही एसिडिटी आप समझते हैं। एक्सेस जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, आपका जो स्टोमक है, स्टोमक से एक एसिड रिलीज़ होती है फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब फूड आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज़ होती है, लेकिन जब लोग रिच खाना खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं, तो वो ज़्यादा एसिड का एक्सक्रेशन हो जाता है, एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंदा क्या फील करता है? बंदा एसिडिटी फील करता है, जिसको बोलते हैं गैस की बीमारी हो गई। अब उसको क्या लेना पड़ेगा? रेमेडी फॉर एसिडिटी। एक बंदा को एसिडिटी हो गई, ठीक है, एसिडिटी होने के जो भी बायोलॉजिकल रीजंस है, एसिडिटी के बाद उसको रेमेडी क्या लेनी पड़ेगी? कुछ ऑप्शंस एनसीईआरटी में दिए गए आपके बुक में। क्या वो लेमन जूस लेगा? रेमेडी फॉर एसिडिटी, रेमेडी फॉर एसिडिटी के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया है लेमन जूस, दूसरा ऑप्शन दिया है विनेगर, तीसरा ऑप्शन दिया है आपके बुक में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी टेकन फॉर द रेमेडी ऑफ एसिडिटी?
तो आपका आंसर क्या होगा? लेमन जूस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिड है। विनेगर, इसमें भी एसिड होता है, दोनों में एसिड है, और एसिडिटी के लिए एसिड आप ले नहीं सकते हैं। एसिडिटी को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई सब्सटेंस लेना पड़ेगा, जो सब्सटेंस आपका है बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये NaHCO3 जो है ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्या है? बेसिक सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट का मतलब ये नहीं कि कोई न्यूट्रल चीज़ है। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, जो हम लोग पढ़ेंगे क्यों एसिडिक होता है, क्यों बेसिक होता है। इसका जब आप सॉल्यूशन लेंगे, इसका सॉल्यूशन इसके लिए रिमेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका HCl और NaHCO3 के बीच में रिएक्शन होगा, एंड दैट रिएक्शन विल नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस बेस। दिस बेस विल नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड। अब ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक बेस है, याद रहे। अगर ये स्ट्रांग होता तो आप इसको ले नहीं सकते थे एज अ रेमेडी, क्योंकि इसको आपको खाना है, अंदर लेना है। अगर ये स्ट्रांग होगा, चाहे एसिड हो चाहे बेसिस हो, एट द एंड ऑफ द डे ये सब क्या है? केमिकल्स हैं। और केमिकल्स जनरली, इस तरह के केमिकल्स, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ये कोरोसिव नेचर का होता है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देगा। इसीलिए हम लोग कैसा बेस लेते हैं? वीक बेस लेते हैं एज अ रेमेडी। क्लियर? तो हम लोग क्या लेंगे? बेकिंग सोडा फॉर द रेमेडी ऑफ एसिडिटी। दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी चूज करेंगे? बेसिक कैरेक्टर, ना कि एसिडिक कैरेक्टर। इन दोनों में कौन सा कैरेक्टर है? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर है, चाहे वो लेमन जूस हो चाहे वो विनेगर हो, बोथ हैव द saltiness, that is why they have acidic character. That is why these two substances will not be taken as a remedy of acidity, but baking soda have the basic character. What kind of character? Basic character. अब जब एक हमारा परेशानी हो रही है एक आदमी को एसिड की वजह से, तो उसको बेसिक कैरेक्टर की चीज़ लेनी पड़ेगी, इसीलिए हम बेकिंग सोडा को लेंगे एज अ रेमेडी। क्लियर? चलिए, ये हो गई बात। अब एसिड और बेस जो है, बेसिस के कुछ एग्जांपल्स अगर आपको मैं कहूँ कि व्हाट आर सम बेसेस, तो कुछ बेसेस आप बोलेंगे। ये एक बेस आपको मिल गया जो एक सॉल्ट है, लेकिन बेसिक सॉल्ट है। प्योर बेस अगर देखें आप, बेसेस का कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें लिख सकते हैं आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर सम स्ट्रॉन्ग बेस, अभी हम लोग पढ़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम ऑफ द बेसेस जो कॉमन बेसेस है। ठीक है, अब एसिड और बेसिस सार होता है टेस्ट में। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप उसको टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट करके टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्या करके? टेस्ट करके टेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे केमिकल हैं, तो इसका कुछ टेस्ट होता है। एसिड और बेस का, इतने सारे एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस है, इसका एक बेसिक टेस्ट है जो क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा, एंड दैट बेसिक टेस्ट इज गिवन बाय लिटमस पेपर। आपको पता है लिटमस क्या है? लिटमस जो ओरिजिनली है, ये एक पर्पल डाई है जो थैलोफाइटा प्लांट के समूह से, ग्रुप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक लिटमस आप जानते हैं कि एक प्लांट है जिसका नाम है, कुछ लोग उसको लाइकन कहते हैं, कुछ लोग उसको लीचन कहते हैं। हिंदी में उसको लीचन लिखा जाता है। लीचन एक प्लांट है, ठीक है, जो थैलोफाइटा, जो आप पढ़े होंगे बायोडाइवर्सिटी में, थैलोफाइटा एक समूह है, एक ग्रुप है प्लांट किंगडम का, उसमें से बिलोंग करता है लाइकन। ठीक है, इस लाइकन के प्लांट से एक डाई को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो डाई पर्पल कलर का होता है, उसी को लोग कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, आपको हम बता दें कि लिटमस सॉल्यूशन है क्या। लिटमस सॉल्यूशन पहले जान लें क्या है। ये आप पढ़े भी हैं, क्लास 7 में अच्छे से पढ़ाएं इसको, लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, अ पर्पल डाई extracted from the lichen plant which belongs, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, तब भी लिख दें, belongs to the थैलोफाइटा ग्रुप। अब जो भी स्पेलिंग है हमको पता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा? थैलोफाइटा, PHY।
हम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये पर्पल होता है जब लिटमस सॉल्यूशन जब किसी एसिड और बेस के साथ नहीं मिलाया जाता तब वो पर्पल कलर का होता है, दिस इज़ पर्पल डाई। लेकिन इस पर्पल डाई को ये लिटमस सॉल्यूशन अवेलेबल जो है, अवेलेबल इन 2 कलर्स, 2 कलर्स में अवेलेबल है। पर्पल डाई है वो ओरिजिनली, लेकिन ये 2 कलर में अवेलेबल है, एक इसका ब्लू कलर होता है, ठीक है, और एक इसका रेड कलर होता है। और आप जानते हैं कि ब्लू कलर जो है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब इस पर एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एसिड मिलाते हैं। इसका मतलब ब्लू कलर का जो लिटमस होता है, ब्लू कलर लिटमस पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में होता है लिटमस पेपर, ब्लू कलर लिटमस पेपर और रेड कलर लिटमस पेपर। ब्लू कलर लिटमस पेपर जो है ये किसके साथ मिला होता है? ये आपका एसिड के साथ मिला होता है, नहीं सॉरी, ब्लू कलर लिटमस पेपर ये जो बनता है, आप क्या पढ़े हैं कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। ये आपने पढ़ा है। और आप पढ़े हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। ठीक है, यानी कि जो ऑलरेडी ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है एसिड मिलाने के बाद। ठीक है, जो ऑलरेडी ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है एसिड मिलाने के बाद। इसका मतलब पर्पल को ब्लू बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया गया था? बेस मिलाया गया था। तो ये क्या है? जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है ये आपका क्या है? बेसिक है, बेसिक। ठीक है, और जो रेड कलर का लिटमस पेपर है ये आपका क्या है? एसिडिक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत आपको? एसिडिक क्यों? आप समझ सकते हैं यहाँ से मामला। ठीक है, तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। बी फॉर ब्लू, यानी कि बेस ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। किसको? रेड को, क्योंकि ये अवेलेबल 2 ही कलर में होता है, ब्लू और रेड में। आप इसको लिख लें। ये कुछ बेसिक आइडियाज़ हम दे रहे हैं अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी बातें क्लास 7 से रिलेटेड है। ठीक है, अभी भी हम लोग 10th क्लास में अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ओके, ये बेसिक बातें हो गई एसिड्स और बेसिस के बारे में। एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, पहली बात। दूसरी बात, एसिड्स जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करता है, यानी कि जब एसिड्स को आप रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन एसिड्स को जब ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे, किसमें? ब्लू लिटमस पेपर में जब आप एसिड्स को डालेंगे तब वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर में जब आप बेस को डालेंगे तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रहे, ब्लू कलर और रेड कलर ये ओरिजिनल लिटमस नहीं है। ओरिजिनल लिटमस किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। इसको ब्लू बनाया जाता है कब? जब इसमें बेस मिलाते हैं। ठीक है, जब इसको बेस के साथ मिक्स कर देते हैं तब ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर बन जाता है, मतलब सॉल्यूशन बनता है ब्लू कलर का। उसको आप पेपर स्ट्रिप में कलर कर दे, डाई कर देते हैं। ठीक है, और जब उसको एसिड के साथ मिला देते हैं तब वो क्या हो जाता है बाबू? रेड कलर का हो जाता है। तो रेड लिटमस पेपर इज एसिडिक इन नेचर एंड ब्लू लिटमस पेपर इज बेसिक इन नेचर। ओरिजिनल लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, इसको आप लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर। अब ये क्या है? लिटमस सॉल्यूशन, जो आपका पेपर जो है ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ये सब क्या है? इंडिकेटर्स हैं। क्या है? इंडिकेटर्स। अब ये किसको इंडिकेट करता है? एसिड और बेस को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। इसको ये हम लोग बाद हफ्ता एक टॉपिक पढ़ेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। अब एसिड बेस इंडिकेटर को मैं एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे दूं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में एक अलग कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में एक अलग कलर देगा, उसमें से आपका है लिटमस पेपर्स। ठीक है, जो इंडिकेटर है। इसके अलावा भी इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते एक एक को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे।
दिस इज़ ऑल अबाउट द लिटमस पेपर एंड एसिड एंड बेस का कुछ बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। अब एसिड्स और बेसिस के लिए इसका क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं पहले कि जो एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोला गया मिनरल एसिड और एक को बोला गया है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जिसका ओरिजिन नेचुरल सोर्स नहीं है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है, जिसका सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको आप क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं या फिर इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये तीनों कंपाउंड्स हैं। क्या हैं? कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स अलग अलग नेचर के हैं। सॉल्ट्स एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। जनरली कंपाउंड्स या तो एसिडिक नेचर के होते हैं या तो बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड्स जो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन, दो तरह के एसिड्स आपके पास होंगे। एक को आप बोलेंगे मिनरल एसिड्स या फिर इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड। और एक को आप कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, या फिर इसको कुछ लोग कहते हैं नेचुरल एसिड। ये टर्म ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ही कम है, इसको यूज़ किया जाता है। नेचुरल को बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग बहुत सारे एसिड्स अभी देखें। मिनरल एसिड्स जिसको आप इनऑर्गेनिक सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे ना, इसकी पहचान क्या है कि इसमें कार्बन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें सल्फर होगा, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उसमें ये सारे एलिमेंट जनरली कम होंगे। कार्बन नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन होगा लेकिन कार्बन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो जनरल इस कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसलिए अभी लिखते नहीं है इसको। मिनरल एसिड्स जिसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन प्लांट्स और एनिमल नहीं है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, विच आर नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मिनरल एसिड्स का। कुछ एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, नाइट्रिक एसिड, आपने पढ़ा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है। इसका फार्मूला होता है H2SO4, इसका केमिकल फार्मूला आता है H3PO4, इसका होता है HCl। इसके अलावा बहुत सारे एसिड्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ऑरिजिन एसिड्स आपका या तो मिनरल होगा या तो ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स अभी भी देखे, टार्टरिक देखे, इथेनोइक देखे, मिथेनोइक देखे, है ना। इसमें हम लोग मैलिक देखे, ऑक्सैलिक देखे, लैक्टिक देखे। दीज आर द एसिड्स विच आर फाउंड इन द नेचुरल सोर्सेज, लिविंग सोर्सेज आप कह सकते हैं उसको, इसलिए उसको कहते हैं नेचुरल एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टोमैक से भी रिलीज होता है, लेकिन इसको आप ये जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये दोनों ही एलिमेंट्स मिनरल सोर्स से आप ला सकते हैं और इसको बना सकते हैं लैब में आसानी से, ठीक है। इनफैक्ट इसकी डिस्कवरी शायद पहले मिनरल सोर्स से ही हुई थी, इसीलिए इसको मिनरल एसिड में ही रखा जाता है, इसको ऑर्गेनिक एसिड में नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक एसिड की तरह बिल्कुल नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपके पेट से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब आपका पेट भी रिलीज, स्टोमक भी रिलीज करता है, लेकिन तब भी इसको आप कहते हैं मिनरल एसिड। दैट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है वो स्टोमक से निकाला जाता है, नहीं, इसको बनाया जाता है लैब में, इसीलिए ये मिनरल एसिड है कम्प्लीटली। ओके, बात समझ में आ रही है? दो तरह के एसिड्स हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आज हम लोग इतना ही ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में हम लोग डिटेल करेंगे और भी बातें। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए पीस आउट।